आप सभी YouTube यूजर्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो के क्रम में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जो समस्त कर्मचारी और जितने भी पेंशनर हैं उनके लिए एक हेल्थ स्कीम लाई गई है, जिसके अंतर्गत उनको मिलने वाली सुविधा आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान जो उत्तराखंड राज्य सरकार की है उसके अंतर्गत इसको लाया गया है। और इसका जो हमारे पास जियो आया था, जियो की जो भाषा होती है ज़रा कठिन होती है, तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं इसे सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों सीधा वीडियो की ओर ले चलता हूं। इस स्कीम का नाम स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना है। इसके अंतर्गत हमारे मन में कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे यह राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना क्या है, इसके पात्र कौन कौन से व्यक्ति हैं, इस सेवा में क्या क्या सुविधाएं हैं, मिलने वाले उपचार हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान था। इसमें उत्तराखंड के सभी सरकारी सेवक व सभी पेंशनर इसके पात्र होंगे तथा उनके परिवार के सदस्य जो निम्न आर्ता को या निम्न शर्तों को पूरा करता है तो वो भी इसके पात्र हो। नंबर 1, राजकीय सेवक और पेंशनर स्वयं तथा उनके पति पत्नी जो भी एक दूसरे पर आश्रित होंगे। 25 वर्ष की आयु के पुत्र और पुत्री जो भी आश्रित हों। राजकीय सेवक के माता पिता यदि उन पर आश्रित होंगे तो। राजकीय सेवक के अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा पुत्री बिना किसी आयु सीमा के जीवन पर्यंत इस पर पात्र होंगे। 3, जो मानसिक रूप से विकलांग हो और विकलांगता उनकी 40% तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि की गई हो। अब यहाँ पे हम एक शब्द आता है आश्रित। आश्रित शब्द का अर्थ यह है इसमें कि भारत सरकार द्वारा उसको अन्य माध्यम से कोई पेंशन मिलती है तो वो एक न्यूनतम जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उससे कम होनी चाहिए। चिकित्सा उपचार की सीमा, कार्ड धारक जो भी इसके पात्र होंगे उसके लिए उपचार की कोई सीमा नहीं है। इसमें जितनी भी बीमारियां इसके अंदर कवर होती है समस्त खर्च व्यय सरकार के द्वारा होगा। उपचार हेतु चिकित्सालय, प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध निजी अस्पताल में उपचार, अस्पताल में भर्ती होने पर, यह केवल सुविधा भर्ती होने पर होगी। होने के लिए किसी भी राजकीय चिकित्सालय से रेफर होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी किसी भी अस्पताल में जो इसमें सूचीबद्ध होंगे उसमें भर्ती हो सकते हैं। साथियों इसमें सभी सरकारी सेवकों से एक अंशदान लिया जाएगा। जिस प्रकार प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी होती है तो उसी प्रकार इसमें भी एक अंशदान लिया जाएगा, जिसकी टेबल निम्न प्रकार से है। लेवल 1 से 5 तक 250 रुपया, लेवल 6 450 रुपया, लेवल 7 से 11 650 रुपये, लेवल 12 या इससे अधिक 1000 रुपया इसमें अंशदान लिया जाएगा, जो कि आपका प्रति माह का होगा। अब इसमें अंशदान के लिए कुछ कंडीशन है। पति या पत्नी अगर दोनों राजकीय सेवा में हो तो इस दशा में जिसकी सैलरी अधिक होगी या जो अधिक वेतन लेता होगा उससे अंशदान की कटौती ली जाएगी। तथा और इसमें एक कंडीशन और है, यदि दोनों के माता पिता, पति और पत्नी के माता पिता उन पर आश्रित हैं तो वो भी उसके परिवार के सदस्य माने जाएंगे या आश्रित माने जाएंगे, परंतु इसमें दोनों के लिए अलग अलग अंशदान कटाना आवश्यक होगा और यह अंशदान हमारे आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से कटेगा। चिकित्सा उपचार की सीमा, साथियों इसमें जो पॉइंट आ रहे हैं ये अभी 6वां बिंदु चल रहा है। इसी प्रकार आप इस पर ध्यान देना कि जो भी बिंदु जितने भी चलेंगे, साथियों ये बिंदु वाइज इसका एक्सप्लेन हुआ है, तो अभी 6वें बिंदु पे हम इस पर ध्यान देना। इसके बाद 7वां आएगा, तो इस प्रकार इन बिंदुओं पर जरा आप ध्यान देंगे। चिकित्सा उपचार की सीमा और भी है कि अचानक कोई हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस के तहत हम गैर सूचीबद्ध जो इसके पैनल में शामिल अस्पताल नहीं है उनमें हमें अपना इलाज करवाना या जो पेशेंट होगा उसको अपना इलाज करवाना पड़ रहा है, तो उसके लिए गैर सूचीबद्ध अस्पताल में भी हम अपना इलाज कर सकते हैं तथा इसके लिए कुल व्यय का 75% धनराशि का भुगतान होगा और समस्त दस्तावेज आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से 6 माह के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाएंगे।
सूचीबद्ध अस्पताल में अगर हम आईपीडी में हैं, यानी कि हम ओपीडी और आईपीडी इसमें दो शब्द आएंगे। तो आईपीडी जब हम किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो आईपीडी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे बहुत ही अच्छा सुविधा प्रदान की गई है कि इसमें जो हमारा समस्त इलाज होगा, जो भी पेशेंट का इलाज होगा, तो वो एक कैशलेस व्यवस्था के तहत होगा, जिसमें कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा और सीधा गवर्नमेंट के द्वारा ही उसका भुगतान होगा। तो अब बिंदु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना को अतिरिक्त सुविधा, इसमें साथियों हमें अतिरिक्त सुविधा भी प्रदान की गई है कि कई बीमारियां जो कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें अनस्पेसिफाइड पैकेज के अंतर्गत रखा गया है तथा इसमें 1 लाख की जो सीमा है, आयुष्मान में 1 लाख की सीमा है, परंतु यहाँ लागू नहीं किया जाएगा। इसमें मिलने वाली छूट 1 लाख से ऊपर होगी तथा इसका निर्धारण जो हमारा पैनल, इसकी कमेटी होगी, स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। साथियों, कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ भर्ती होता है, तो भर्ती होने के लिए बेड की भी व्यवस्था वेतन लेवल के अनुसार की गई है। इसमें लेवल 1 से 5 तक हमारा सामान्य बेड, लेवल 6 में सेमी प्राइवेट, लेवल 7 और से 11 तक प्राइवेट बेड, लेवल 12 में या इससे अधिक डिलक्स बेड की व्यवस्था की गई है। राजकीय कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए ओपीडी की व्यवस्था। आउटडोर जो पेशेंट होते हैं हमारे पास, ओपीडी का सामान्य अर्थ यहाँ पे ये है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और उसी दिन वापस आ जाते हैं, यानी कि हम भर्ती नहीं हुए तो आईपीडी में नहीं जा पाए, जबकि ये व्यवस्था आईपीडी के लिए कैशलेस है, परंतु ओपीडी में भी इसमें कर्मचारियों को सुविधा प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल में परामर्श शुल्क आदि की व्यवस्था की जाएगी तथा इसका भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा तथा उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा आवश्यक दस्तावेज के साथ डीडीओ के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्रेषित किया जाएगा। तो ओपीडी में भी हमें सुविधा प्रदान है, परंतु इसका भुगतान स्वयं करने के पश्चात दस्तावेजों के माध्यम से हमें अपने डीडीओ को प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि हम ओपीडी में अपना इलाज करवाते हैं ओपीडी के तहत, तो इसमें जो हमारा भुगतान होगा स्वयं के द्वारा होगा, परंतु उसको ओपीडी में स्वयं के द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा इसमें बाद में इसका दावा पेश किया जाएगा, जिसके लिए हमें एक चेक लिस्ट के आधार पर निम्न प्रपत्र अपने डीडीओ को प्रोवाइड करने होंगे, जिसमें जो हमारे पास निर्धारित प्रपत्र है इसके जीओ के पीछे संलग्न है। इसमें अपना आधार संख्या व मोबाइल नंबर प्रेषित किया जाएगा। समस्त बिल वाउचर जो होंगे हमारे, उसकी मूल प्रति संलग्न की जाएगी और बिल वाउचर हमारे चिकित्सक द्वारा सत्यापित होंगे और इसके में एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। चिकित्सा उपचार, अब इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशनें होंगी। प्रदेश के बाहर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में जो भी इसके पात्र होंगे उसे राज्य के व सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय से रेफर होना आवश्यक होगा। प्रदेश में तो यह आवश्यक नहीं है, अगर प्रदेश के बाहर हम अपना इलाज करवाते हैं तो उसके लिए रेफर होना आवश्यक होगा और आपात स्थिति में इसके लिए संदर्भन यानी कि रेफर होने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति प्रदेश से बाहर, राज्य का कर्मचारी प्रदेश से बाहर कार्यरत होगा, वह और पेंशनर तथा उन पर आश्रित व्यक्ति को एनएचए द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार करा सकते हैं तथा इसके लिए रेफर होने की आवश्यकता नहीं होगी। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के, परंतु अन्य राज्यों में जैसे दिल्ली या अन्य राज्यों में जॉब करते हैं, जो कि राज्य के जो भी कार्यालय वहाँ स्थित है, तो उन व्यक्तियों के लिए रेफर होने की आवश्यकता नहीं है। क्या जो कार्मिक और पेंशनर हैं उसके लिए एक हेल्थ कार्ड की आवश्यकता होगी, जिसे गोल्डन कार्ड भी कहते हैं। तो राजकीय कार्मिकों का गोल्डन कार्ड उनके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। पेंशनर का गोल्डन कार्ड कोषाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। यदि पेंशनर अपना कार्ड, साथ ही पेंशनर अपना कार्ड अपने मूल विभाग से भी बनवा सकता है तथा
किसी भी आवरण वितरण अधिकारी से बना सकता है। इसके अलावा एक व्यवस्था और है कि इसमें आप किसी भी नज़दीकी सामूहिक सेवा केंद्र में, सामुदायिक सेवा केंद्र जो भी होगा उसमें जाकर अपना कार्ड बना सकते हैं, और इसमें प्रत्येक कार्ड के लिए 30 रुपया का शुल्क लगेगा, जो कि कार्ड को बनाने में प्रयोग किया जाएगा। साथियों, सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया कि गोल्डन कार्ड किस प्रकार बनता है। साथियों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा जिसमें इसका जियो होगा, तो आप वो PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपकी पसंद आया होगा। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।